हेलो दोस्तों। BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। उम्म, देखिए, आमतौर पर जब दुनिया के किसी बहुत बड़े अरबपति या कह सकते हैं बिजनेस टाइकून का निधन होता है, तो टीवी या अखबारों में कैसी चर्चाएं होती हैं। हाँ, जाहिर है लोग उनकी कुल संपत्ति का हिसाब लगाते हैं। बिल्कुल। शेयर बाजार में उनकी कंपनियों का क्या होगा, इस पर बहस होने लगती है, या फिर उनके आलीशान घरों और प्राइवेट जेट्स की लिस्ट गिनाई जाती है। मतलब ये सब ना एक तयशुदा गणित की तरह लगता है। एकदम सही कह रही हैं आप। कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता को अक्सर सिर्फ पैसों से ही नापा जाता है। मुनाफा कितना हुआ, कितने नए ब्रांड्स खरीदे गए या मार्केट कैप क्या है। एक बहुत ही सूखी और व्यावसायिक सी विदाई होती है। हाँ, लेकिन अक्टूबर 2024 में जो हुआ, उसने इस पूरे कॉर्पोरेट गणित को पलट कर रख दिया। आप रतन टाटा जी के निधन की बात कर रही हैं, राइट? जी, उनका निधन हुआ और अचानक वो सारा बिजनेस का शोर, वो बैलेंस शीट वाली बातें गायब हो गईं। दुनिया भर में लोगों ने 1 मिनट का मौन रखा। हाँ, और भारत में तो जैसे वक्त ही ठहर गया था। सच में, लोग सचमुच सड़कों पर रो रहे थे। मतलब दुनिया आम तौर पर किसी अरबपति या उद्योगपति के लिए इस तरह से भावुक नहीं होती है। ये बहुत ही असाधारण बात थी। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का मिशन यही है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे और ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक इंसान जिसने अपनी विनम्रता से एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, वो पैसों से कहीं ज्यादा अपने बेदाग चरित्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। ये एक बहुत ही शानदार विषय है। मैंने जब इस चर्चा के लिए उनके शुरुआती जीवन के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैं सोच रही थी कि कहानी किसी भव्य बोर्डरूम से शुरू होगी। लेकिन शुरुआत तो 28 दिसंबर 1937 के बॉम्बे से होती है, और वो भी एक बेहद अकेलेपन भरे बचपन से। देखिए, बाहर से देखने पर ना ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। वो भारत के सबसे रसूखदार और अमीर टाटा परिवार में पैदा हुए थे। भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी उनके पास। हाँ, पैसों की तो कोई कमी नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन 1948 में जब वो केवल 10 साल के थे, उनके माता-पिता नवल और सुनी टाटा अलग हो गए। ओह, 10 साल की उम्र में। जी। और उस दौर के समाज में ये एक बहुत बड़ी और असामान्य घटना मानी जाती थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। लेडी नवाज़बाई टाटा ने, राइट। हाँ, और इस पूरी घटना ने उनके इर्द गिर्द एक गहरा भावनात्मक एकांत बुन दिया था। वो काफी अकेले हो गए थे। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अक्सर ऐसा अकेलापन या बचपन का ट्रॉमा हम्म, लोगों को कड़वा बना देता है। वो होता है, हम्म लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो नोट्स पढ़े हैं, उनके अनुसार इस अकेलेपन ने उन्हें अत्यधिक आत्मनिर्भर बना दिया था। हम्म, मतलब उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की हाँ। और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए। और आपको पता है उनके पास IBM जैसी दिग्गज कंपनी का जॉब ऑफर भी था। अरे वाह! मतलब वो चाहते तो अमेरिका में ही एक शानदार जीवन बिता सकते थे। बिल्कुल बिता सकते थे, लेकिन अपनी दादी की खराब सेहत की वजह से वो सब कुछ छोड़कर भारत लौट आए। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उस अकेलेपन ने उनके अंदर सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं पैदा की, बल्कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता भी दी। वो कैसे? जब कोई इंसान बचपन से भावनात्मक रूप से खुद पर निर्भर होना सीख लेता है ना, तो वो दूसरों की राय या बाहरी दिखावे से प्रभावित होना बंद कर देता है। मतलब उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। और इसी चीज ने उनके अंदर एक बहुत ही गहरी सहानुभूति, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, उसे जन्म दिया। और ये एम्पैथी सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि आगे चलकर ये उनकी लीडरशिप स्टाइल का सबसे बुनियादी हिस्सा बनने वाला थी। एक सेकंड, मुझे ना इस एम्पैथी वाले हिस्से पर थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए क्या उलझन है? 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। जी। वो चेयरमैन JRD टाटा के परिवार से थे, हार्वर्ड और कॉर्नेल से बढ़कर आए थे। लेकिन नोट्स बताते हैं कि उन्हें सीधे टाटा स्टील प्लांट में भेज दिया गया। हाँ, जमशेदपुर में। जी, और जहां वो भट्टियों के पास एक साधारण वर्कर की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल। फावड़े से चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन उठा रहे थे। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ईमानदारी से कहूं तो अगर मेरे पास हार्वर्ड की डिग्री हो और मैं चेयरमैन के परिवार से हूं,
तो मैं कम से कम एक एयर कंडीशन्ड कैबिन की उम्मीद तो करूंगी। क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था ताकि वो एक जमीन से जुड़े इंसान दिख सकें? देखिए, उस दौर में पीआर स्टंट के लिए कोई 24 घंटे का मीडिया या सोशल मीडिया तो था नहीं। हाँ, स्मार्टफोन्स और इंस्टाग्राम तो थे नहीं उस वक्त। बिल्कुल। और उन्होंने ये काम कुछ दिनों के लिए बस फोटो खिंचवाने के लिए नहीं किया था, ये उनका अपना फैसला था। तो इसके पीछे का मकसद क्या था? मकसद बहुत गहरा था। जब एक हार्वर्ड ग्रेजुएट भीषण गर्मी में फैक्ट्री के फर्श पर फावड़ा चलाता है ना, तो उसका जो कॉर्पोरेट अहंकार होता है वो पूरी तरह जल के खाक हो जाता है। वाओ, ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। आप स्प्रेडशीट पर लिखे नंबरों के पीछे का खून पसीना असल में महसूस करते हैं। आप समझ पाते हैं कि एक कंपनी सिर्फ एसी बोर्डरूम की रणनीतियों से नहीं, बल्कि उस मजदूर के हाथों से चलती है जो भट्टी के सामने खड़ा है। मतलब जमीनी हकीकत का सीधा अनुभव। हाँ, ये अनुभव एक लीडर को ये सिखाता है कि जो लोग संगठन के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनकी असली जरूरतें क्या हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही जमीनी हकीकत और समझ तब उनके सबसे ज्यादा काम आई होगी जब 1991 में उन्हें एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। आप उस आंतरिक विरोध की बात कर रही है ना? हाँ, JRD टाटा ने 53 साल के रतन टाटा को ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। लेकिन जो मैंने रिसर्च में देखा वो तो किसी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा था। वो दौर टाटा ग्रुप के लिए बहुत उथल-पुथल वाला था। टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में कई सीनियर लीडर्स दशकों से जमे हुए थे। वो छोटे मोटे राजाओं की तरह अपनी कंपनियां चला रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने रतन टाटा को अपना बॉस मानने से साफ इनकार कर दिया। मतलब भारी आंतरिक विरोध शुरू हो गया कंपनी में। हाँ, इन सीनियर लीडर्स को अक्सर क्षत्राप कहा जाता था। वो बहुत शक्तिशाली थे। हाँ, उनके पास बहुत पावर थी। उनका मानना था कि रतन टाटा के पास अनुभव कम है और वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। और कॉर्पोरेट इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा अंदरूनी विद्रोह होता है तो नई लीडर्स अक्सर आक्रामक हो जाते हैं। हाँ, वो लोगों को फायर करने लगते हैं। बिल्कुल, सार्वजनिक रूप से लोगों को निकालते हैं, मीडिया में बयानबाजी करते हैं या फिर दबाव में आकर समझौता कर लेते हैं। लेकिन जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस पूरी बगावत को उन्होंने चुपचाप सुलझा लिया। यही तो उनकी खूबी थी। मैंने पुराने आर्टिकल्स छाने पर कहीं भी उनका कोई गुस्से वाला बयान या मीडिया में कोई कीचड़ उछालने वाली बात नहीं मिली। पर ये हुआ कैसे? अगर आपकी कंपनी के आधे दिग्गज आपके खिलाफ खड़े हैं तो आप सिर्फ शांत रहकर तो उन्हें नहीं हरा सकते। इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म बहुत ही स्मार्ट था। उन्होंने राजनीति का जवाब राजनीति से नहीं बल्कि पॉलिसी से दिया। पॉलिसी से मतलब कोई नया रूल बनाया? जी, उन्होंने टाटा सन्स में एक नया नियम लागू कर दिया। डायरेक्टर्स और चेयरमैन के लिए एक सख्त रिटायरमेंट उम्र तय कर दी। ओह, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था। इससे हुआ ये कि उन पुराने और शक्तिशाली लीडर्स को एक-एक करके बिना किसी झगड़े के कानूनी और सम्मानजनक तरीके से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। मतलब उन्हें किसी से सरेआम लड़ना ही नहीं पड़ा। एकदम सही। बिना शोर शराबे के उन्होंने टाटा सन्स की ताकत को वापस अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। बिजनेस की भाषा में इसे ही पेशेंट रिस्ट्रक्चरिंग यानी धैर्यपूर्ण रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। कमाल है। मतलब उन्होंने एक व्यक्तिगत झगड़े को एक सिस्टमैटिक नियम में बदल दिया। बिना कोई आवाज उठाए उन्होंने पूरा ढांचा ही बदल डाला। और इसके नतीजे पूरी दुनिया ने देखे। हाँ, एक बार जब ये अंदरूनी लड़ाई खत्म हुई उसके बाद तो उन्होंने दुनिया भर में अपनी धाक जमा दी। साल 2000 में उन्होंने ब्रिटिश कंपनी टैटली टी को खरीदा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा अधिग्रहण था। फिर 2004 में देऊ ट्रक्स और 2007 में $12 बिलियन में यूरोप की कोरस स्टील का अधिग्रहण किया। एक के बाद एक ग्लोबल डील्स। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सौदे की होती है वो है 2008 में फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR को खरीदना। ये सौदा तो कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे मशहूर बदले की कहानियों में से एक माना जाता है। हाँ, और कहानी ये है कि 1999 में रतन टाटा अपनी पैसेंजर कार परियोजना को लेकर फोर्ड के अधिकारियों के पास गए थे। इंडिका कार के सिलसिले में, राइट? जी, और नोट्स बताते हैं कि फोर्ड के अधिकारियों ने बहुत ही अहंकार में उन्हें अपमानित किया था। उन्होंने कहा कि टाटा का पैसेंजर कार डिवीजन खरीदकर वो उन पर एहसान कर रहे हैं। वो बहुत ही अपमानजनक मीटिंग थी उनके लिए। फिर 2008 की मंदी आई, फोर्ड की हालत खराब हो गई और तब रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में JLR को खरीद लिया। और वो भी फोर्ड को एक तरह से संकट से निकालते हुए। बिल्कुल। आज के समय में अगर कोई ऐसी सफलता हासिल करता
तो वो तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और पुरानी बातों का ताना मारता कि देखो अब मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने फोर्ड को नीचा दिखाने के लिए कोई घमंड भरा बयान जारी नहीं किया। उन्होंने केवल अपना काम किया। एकदम शांत रहे। हाँ, और आज देखिए वही JLR टाटा मोटर्स के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। ये साबित करता है कि जो असली स्ट्रैटेजिक ताकत होती है ना, उसे चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आपका काम ही बोलता है। एग्जैक्टली, आपका काम और आपकी सफलता ही आपका सबसे कड़ा जवाब होते हैं। कारों की बात चली रही है तो मुझे लगता है हमें साल 2008 की एक और बहुत बड़ी घटना पर बात करनी चाहिए, टाटा नैनो। हाँ, टाटा नैनो एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट। इसका विजन बहुत ही मार्मिक था। उन्होंने भारी बारिश में एक परिवार को, माता पिता और 2 बच्चों को एक ही स्कूटर पर भीगते और संघर्ष करते हुए देखा था। हाँ, और उसी दृश्य ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। और तभी उन्होंने ठान लिया कि वो हर भारतीय परिवार के लिए 1 लाख रुपए की सुरक्षित कार बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जी, पूछिए। देखिए, एक CEO का काम अपनी कंपनी के लिए मुनाफा कमाना होता है। नैनो एक कमर्शियल डिजास्टर थी। उस प्रोजेक्ट ने कंपनी का बहुत पैसा डुबाया। तो फिर हम इस चर्चा में बिजनेस की दुनिया की एक इतनी बड़ी असफलता की तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर आप इसे सिर्फ बैलेंस शीट के चश्मे से देखेंगे तो ये वाकई एक वित्तीय असफलता थी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, नंबर्स तो यही कहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये फेल क्यों हुई। इंजीनियरिंग के स्तर पर नैनो एक चमत्कार थी। इतने कम बजट में एक सुरक्षित कार बनाना कोई मजाक नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? इसकी असल विफलता कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी ग्राहकों की मानसिकता को समझने में हुई। भारत में कार खरीदना केवल यातायात का साधन खरीदना नहीं होता है। हाँ, ये एक स्टेटस सिंबल है। बिल्कुल, ये समाज में अपना रुतबा दिखाने का एक तरीका है। ये एक एस्पिरेशनल चीज है। समझ गए। मतलब कोई भी इंसान अपने पड़ोसियों को ये नहीं जताना चाहता कि उसने दुनिया की सबसे सस्ती या गरीबों वाली कार खरीदी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब मार्केटिंग में इसे लखठकिया कार या सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया तो लोगों ने इसे अपनी शान के खिलाफ माना। तो ये प्रोडक्ट का नहीं, मार्केटिंग का फेलियर था। हाँ, लेकिन इस असफलता के पीछे की जो नीयत थी ना, वो लोगों के दिलों में उतर गई। उन्होंने सिर्फ अमीरों के लिए लग्जरी गाड़ियां बनाकर सुरक्षित मुनाफा कमाने का आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने रिस्क लिया। एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए उन्होंने $1 बिलियन का रिस्क लिया। बिजनेस फेल हो गया, लेकिन उस नीयत ने टाटा ब्रांड के प्रति लोगों का जो भरोसा कायम किया, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो ये मार्केटिंग की विफलता थी, नैतिकता की नहीं। और इसी नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा उसी साल 2008 में ही हुई थी। आप 26/11 के आतंकी हमलों की बात कर रही हैं? जी, मुंबई आतंकी हमले। टाटा ग्रुप का सबसे प्रतिष्ठित होटल ताजमहल पैलेस आतंकियों के निशाने पर था। उस समय जो दहशत और अफरा तफरी थी, उसकी कल्पना करना भी आज हमारे लिए मुश्किल है। वो भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। बिल्कुल। और उस भयानक संकट के दौरान एक लीडर की असली परीक्षा होती है। और रतन टाटा उस परीक्षा में सिर्फ पास नहीं हुए, उन्होंने लीडरशिप की एक नई मिसाल कायम की। वो सिर्फ टीवी पर बैठकर हालात का जायजा नहीं ले रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि हमले के तुरंत बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी 80 कर्मचारियों और पीड़ितों के घर का दौरा किया जो इस हमले से प्रभावित हुए थे। जी, एक एक घर गए वो। और मैंने जब इस बारे में पढ़ा तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो उन संकरी और भीड़ भाड़ वाली बस्तियों में गए, उन छोटे छोटे घरों में जाकर पीड़ित परिवारों के साथ बैठे, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी तामझाम के। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई PR टीम नहीं थी। आज के समय में लोग सर्दी में 2 कंबल भी बांटते हैं ना, तो साथ में कैमरामैन जरूर ले जाते हैं सोशल मीडिया पे डालने के लिए। एकदम सही बात है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक इंसान चुपचाप बस्तियों में जाकर लोगों का दुख बांट रहा था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहीं पर ना वो फैक्ट्री के फर्श वाली सहानुभूति सामने आती है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। वो फावड़ा चलाने वाला अनुभव। बिल्कुल। जब कोई लीडर बिना किसी दिखावे के, बिना PR स्टंट के सबसे बुरे वक्त में अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, तो वो केवल कर्मचारियों का बॉस नहीं रह जाता, वो एक पिता के समान हो जाता है। हाँ, वो उनके परिवार का हिस्सा बन जाता है। इस तरह के नेतृत्व से जो वफादारी पैदा होती है, उसे आप दुनिया की किसी भी बैलेंस शीट या तनख्वाह से नहीं खरीद सकते। 26/11 के बाद उन्होंने जिस तरह से ताज के कर्मचारियों को संभाला, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो मुनाफे से ज्यादा इंसानों को महत्व देते थे।
इंसानों को महत्व देने वाली यह बात ना मुझे उनके पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर की तरफ ले जाती है। मेरे नोट्स में एक फैक्ट ऐसा था जिसे मुझे सच में 2 बार पढ़ना पड़ा। टाटा ट्रस्ट्स के बारे में? हाँ, टाटा सन्स जो इस पूरे विशाल टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी है, उसकी 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। जी, लगभग 2/3 हिस्सा। टाटा ट्रस्ट्स मतलब एक चैरिटी संस्था। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक अति पूंजीवादी व्यवस्था में दुनिया की इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी का मालिकाना हक एक चैरिटी के पास कैसे हो सकता है? ये काम कैसे करता है? मैं आपको बताता हूँ। ये ना पूरी दुनिया के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखा मॉडल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाटा ग्रुप की कंपनियां, चाहे वो TCS हो, टाटा स्टील हो या टाटा मोटर्स हो, जो भी मुनाफा कमाते हैं, हाँ, और जो लाभांश या डिविडेंड वो अपनी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स को देती हैं, उसका 66% सीधा उन ट्रस्ट के पास जाता है। रुको, 66%? जी, और ये ट्रस्ट उस पैसे का इस्तेमाल कैंसर अस्पतालों के निर्माण, शिक्षा, साफ पानी और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक कार्यों में करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आज बाजार से टाटा का नमक खरीद रही हूँ या उनकी कोई गाड़ी खरीद रही हूँ, तो उस मुनाफे का एक हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के किसी दूर दराज गांव में स्कूल या अस्पताल बनाने में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। वो सारा पैसा सिर्फ किसी एक परिवार के स्विस बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है। यही इसका सबसे बड़ा मैकेनिज्म है। उन्होंने परोपकार को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत हॉबी या खाली समय के काम तक सीमित नहीं रखा। हाँ, जैसे कई अरबपति रिटायरमेंट के बाद करते हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने इसे संस्था के DNA में ही बुन दिया। ये सुनिश्चित किया कि उनके रहने या न रहने पर भी ये कॉर्पोरेट मशीनरी समाज की भलाई के लिए लगातार काम करती रहे। ये एक बहुत ही गहरा विजन है। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर भी उनकी अपनी कुछ खास पसंद थी जिनमें वो बहुत इन्वॉल्व थे। मैंने कुत्तों के बारे में कुछ पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि टाटा के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में आवारा कुत्तों के लिए एक खास और आरामदायक जगह हमेशा रहे। बारिश हो या ठंड, उन कुत्तों को वहां से कोई नहीं निकाल सकता। ये कितनी प्यारी बात है। इसके अलावा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कई युवा स्टार्टअप्स में निवेश किया ताकि नई पीढ़ी के उद्यमियों को हौसला और गाइडेंस मिल सके। पता है, ये आवारा कुत्तों वाली बात ना सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ये उनके चरित्र की बहुत बड़ी निरंतरता दिखाती है। आप सही कह रही हैं। मतलब चाहे आप $12 बिलियन की कोरस स्टील खरीद रहे हो या बारिश में भीगते किसी सड़क के कुत्ते को शरण दे रहे हो, मूल भावना एक ही है, हर जीवन का सम्मान। एकदम। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अक्टूबर 2024 में देश सिर्फ एक बिजनेसमैन के जाने का शोक नहीं मना रहा था। बिल्कुल नहीं। लोग एक ऐसे प्रतीक को खोने का दुख मना रहे थे जिसने साबित किया कि बेहिसाब दौलत और एक बेदाग चरित्र दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं। और उन्होंने ये भी सिखाया कि शक्तिशाली होने के लिए आपका क्रूर या निष्ठुर होना जरूरी नहीं है। उनकी विरासत हमें बहुत कुछ सिखाती है। मेरा मानना है कि उनकी विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी लीडर की असली पहचान इसमें नहीं है कि वो क्या बनाता है, मतलब कितनी कंपनियां खड़ी करता है या कितनी फैक्ट्रियां लगाता है। हाँ। असली पहचान इसमें है कि वो चीजों को कैसे बनाता है, किन नैतिक मूल्यों के साथ बनाता है। दुनिया उनके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि उनके उसी बेदाग तरीके और उनकी इंसानियत को श्रद्धांजलि दे रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात हम सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। आज के इस दौर में जहां हर छोटी से छोटी कामयाबी का सोशल मीडिया पर शोर मचाया जाता है, हाँ, हर चीज का दिखावा होता है, जहां हर अच्छी पहल के पीछे एक पूरी PR और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम कर रही होती है, वहां रतन टाटा की वो खामोश कामयाबी और बिना कैमरे की सहानुभूति हमें सफलता के असली मायने के बारे में क्या सिखाती है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये समय नहीं है कि हम खुद से पूछें कि हमारी अपनी विरासत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे परिवार या आस पड़ोस के लिए ही हो, वो कितनी सच्ची है? क्या हम केवल दूसरों की नज़रों में सफल दिखने की दौड़ में भाग रहे हैं, या हम असल में वो चरित्र गढ़ रहे हैं जिसके लिए दुनिया सच में हमें याद रखना चाहेगी? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली चर्चा में। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BUI के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी
हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन, हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।